भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद क्या है? इनकी बुनियाद है नफरत फैलाओ और राज करो, बांटो और राज करो। लेकिन सवाल यह है कि उस पर कार्रवाई क्या कर रही है सरकार? देश के लोगों को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आगे आना पड़ेगा। मतलब वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, वो प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। कि आपके बेरोजगारी का मुद्दा, आपकी महंगाई का मुद्दा, आपके स्कूलों का मुद्दा, आपके अस्पतालों का मुद्दा कहीं राजनीति में चर्चा में ना आए, इसलिए यह जरूरी है कि देश में हिंदू मुसलमान करते रहो, देश में नॉर्थ ईस्ट के लोगों के खिलाफ नफरत फैलाते रहो, देश में दलितों पिछड़ों को आपस में, सवर्णों को आपस में लड़ाते रहो। ये तेरी औकात नहीं है। वो जहाँ से आया है पता तेरे को? तुम्हें मेरी कस्टम ऑफिसर का बेटा है, वो पॉलिटिशियन है, उसका बाप। तू क्या देश की राजधानी में इस तरह का नफरत फैलाने का काम हो रहा है। और नॉर्थ ईस्ट के लोगों का, मणिपुर का मामला मैंने उठाया तो इन्होंने ही मेरा पासपोर्ट जब्त करके रखा हुआ है और मुझे प्रेसिडेंट बना दिया है। जो इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट हुए उसको लेकर बहुत लोगों की रिएक्शंस आई कि ये देश को आप, ब्रांड इंडिया को आप बदनाम कर रहे हैं, छीछालेदर कर रहे हैं, और उसके बाद उनके चीफ को अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस कह रही है वहाँ राइट जैसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। जो हिंदू छात्र हैं वो ह्यूमन चेन बनाकर नमाज अलाउ करते हैं, लेकिन बाद में इन नमाजी छात्रों पर मामला दर्ज कर दिया जाता है और बजरंग दल के छात्र दूसरे दिन पहुंच जाते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, गंगा जल छिड़क कर आते हैं। विकसित भारत जिसका कई बार आप जिक्र करते हैं, वो आपके कामों में तो दिख नहीं रहा। विकसित भारत क्या नफरत की बुनियाद पे बनेगा? आप जाके चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ते हो, मस्जिद के सामने रामचरितमानस पढ़ते हो, ये कहीं लिखा हुआ है हिंदू धर्म में? आपको बजरंगबली जी ने कहा है जाके चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ो। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और इस वक्त बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करना ज़रूरी है, इसलिए मेरे साथ संजय सिंह जी मौजूद हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं। और दो तीन खास मुद्दों पर इस वक्त एक नफरत की जो आग देश में फैलती हुई नज़र आ रही है, वो अल्पसंख्यक हो या फिर वो नस्ल भेदी आग हो, इन तमाम मुद्दों पर मैंने कहा कि संजय जी, क्योंकि बेबाक अपनी बातों को रखते हैं संसद के अंदर या बाहर, उनसे चर्चा की जाए। सर, अगर मैं शुरुआत आपसे कर सकूं, अभी एक मसला हुआ जिसमें अरुणाचल प्रदेश के 3 बच्चियों के साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया गया। आखिरकार तमाम दबाव और सोशल मीडिया आउटरीच के बाद उस पति पत्नी की आज गिरफ्तारी हुई है, जो उस वायरल वीडियो में दिख रहे थे। पहला तो आप मुझे ये बताइए सर कि इस तरह के मसले जब आते हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं, आप इसके पीछे बड़ा वजह क्या देखते हैं? और इस मसले में जो जैसे हैंडल किया गया, उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद क्या है? इनकी बुनियाद है नफरत फैलाओ और राज करो, बांटो और राज करो। इसी दिल्ली शहर के अंदर पूर्वांचलियों के खिलाफ इन्होंने नफरत फैलाई, उनके झुग्गियाँ तोड़ी, उनके मकान तोड़े। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के खिलाफ कोई ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी आपको बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स मिल जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि उस पर कार्रवाई क्या कर रही है सरकार? इसको रोकने के लिए क्या कर रही है? रोकेंगे वो लोग जो जिनकी मन से इच्छा हो ऐसी बातों को रोकने का। आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट के, अरुणाचल की बच्चियों के साथ जो ये घटनाएं हुई, इसके बाद कब जागी भारतीय जनता पार्टी? जब प्रेमा खांडू जी का ट्वीट आता है, जब वो आपत्ति जताते हैं कि हमारे स्टेट के लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव दिल्ली में हो रहा है और सरकार को कुछ करना चाहिए, तब आनन फानन में ये लोग जागे। और फिर रेखा गुप्ता जी कह रही हैं कि दिल्ली तो सबके लिए है, और अब उनके बयान, किरण रिजिजू ने भी आज बयान दिया है, फाइनली। असल बात यह है कि नफरत की बुनियाद पे दुनिया का कोई मुल्क आगे नहीं जा सकता। ये बात इस देश के लोगों को समझनी होगी। चलिए, वो तो पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो उनको फ़ायदा मिल रहा है नफरत फैलाने से, तो वो ये काम करेंगे। लेकिन इस देश के लोगों को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आगे आना पड़ेगा। आप बगल का उदाहरण पाकिस्तान ले लीजिए, वो तो मुस्लिम राष्ट्र है, क्या हालत है आज? कटोरे लेके भीख मांगने के कगार पे पहुंच गया है। या हिटलर की जर्मनी को आप याद कर लीजिए, किस तरीके से उसने बर्बाद किया। तो जो ये नफरत की सोच है, ये नफरत की सोच अंत में आपको अंधे कुएं में ले जाके गिराती है। ये बात हम लोगों को समझना चाहिए। वो नफरत मुसलमानों के खिलाफ हो,
वो नफरत नॉर्थ ईस्ट के लोगों के खिलाफ हो, वो नफरत दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों के खिलाफ हो, आप इनको इतना सीमित दायरे में क्यों रख रही हैं? नॉर्थ ईस्ट, मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट की घटना ये हुई, अभी आपने देखा होगा यूजीसी के दौरान कितना दलितों पिछड़ों के खिलाफ क्या क्या बयान दिए गए। मतलब वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, वो प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और प्रधानमंत्री खामोश हैं इस पर। तो ये जो मिला जुला खेल आप नफरत का करते हैं, कई बार वो आपको उल्टा पड़ता है। इसलिए इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि आपके बेरोजगारी का मुद्दा, आपकी महंगाई का मुद्दा, आपके स्कूलों का मुद्दा, आपके अस्पतालों का मुद्दा कहीं राजनीति में चर्चा में ना आए। इसलिए ये जरूरी है कि देश में हिंदू मुसलमान करते रहो, देश में नॉर्थ ईस्ट लोगों के खिलाफ, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के खिलाफ नफरत फैलाते रहो, देश में दलितों पिछड़ों को आपस में और सवर्णों को आपस में लड़ाते रहो। ये कर रही है। लेकिन देखिए, ये जो मालवीय नगर का मसला हुआ, हालांकि इसमें ये पति पत्नी की राजनीतिक सोच क्या विचारधारा है वो हमें नहीं पता, ठीक है, वो बीजेपी समर्थक है या नहीं है। ठीक है। एक निजी कपल का मसला है जो आकर इतनी अभद्र टिप्पणियां करते हैं इस लड़की पर। अब हालांकि वो कह रहे हैं कि वो डिस्ट्रेस में किया था, जो भी उनकी एक्सक्यूज हो। सामाजिक रूप से जो लोगों के बीच में ये जो रेसिज्म है, संजय बीज जी, कौन बो रहा है? ये बीज कौन बो पर रहा ये है? रेसिज्म तो पहले जब दूसरी सरकारें भी कह तब भी देखने को मिल रही हाँ, थी लेकिन हमें। उसको रोकती थी ना सरकारें। जो पहले की सरकारें थी वो इस पे कार्रवाई करती थी। आप इन चीजों को बढ़ावा देते हैं। फर्क ये है, आप बताइए ना कि जो अरेस्ट आप कह रहे हैं कि आज सुबह हुई, वो 3 दिन पहले क्यों नहीं हुई? 3 दिन पहले क्यों नहीं हुई? आप जब आपने देखा कि सोशल मीडिया पे और अरुणाचल के मुख्यमंत्री सहित तमाम लोगों ने इस घटना की आलोचना की, कानून मंत्री ने आलोचना, तब आप जाग रहे हो। तो अभी कल हमारे होम अफेयर्स कमेटी की मीटिंग हुई, वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रोजेक्ट्स, क्या क्या पैसे सरकार दे रही है, इसकी समीक्षा हो रही थी। तो मेरा ये कहना है कि एक तरफ आप डेवलपमेंट की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मतलब भारत का इंसान मानने को तैयार नहीं है। उनको कोई चीनी कहता है, कोई उनके बनावट को लेके, उनके चेहरे को लेके सवाल उठाता है, उनकी भाषा को लेके सवाल उठाता है, उनका मजाक उड़ाता है। तो ये चीज ठीक नहीं है। क्या इस मसले पर बात हुई थी उस मीटिंग में कल? मणिपुर के नहीं, निश्चित रूप से मैंने खुद बोला था उस मीटिंग में। कल मैंने खुद बोला था, ये दिल्ली की जो घटना है इसके बारे में बोला था कि भाई देश की राजधानी में इस तरह का नफरत फैलाने का काम हो रहा है। और नॉर्थ ईस्ट के लोगों का, मणिपुर का मामला मैंने उठाया। तो सवाल ये है कि भाई आप करना क्या चाहते हैं? अगर वास्तव में इस देश में शांति के साथ आप देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, विकसित भारत जिसका कई बार आप जिक्र करते हैं, वो आपके कामों में तो दिख नहीं रहा। विकसित भारत क्या नफरत की बुनियाद पे बनेगा? विकसित भारत क्या स्कूलों को 1 लाख सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में बंद हुए हैं मोदी जी के आने के बाद। सरकारी स्कूलों को बंद करके आप देश का विकास करेंगे? आप देखिए यूपी की घटनाएं सामने आती हैं, कहीं एम्बुलेंस नहीं मिलता, कहीं पे मोमबत्ती में ऑपरेशन हो रहा है। तो एक अस्वस्थ भारत विकसित भारत कैसे हो सकता है? आपने ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट इस बार कम कर दिया, एग्रीकल्चर का बजट आपने कम कर दिया। तो जो आपकी रीढ़ है कृषि, उसको आप पीछे धकेल के आप विकसित भारत कैसे बना सकते हैं? तो इन तमाम मुद्दों पे बातचीत ना होने पाए, मुझे लगता है इसके लिए सोची समझी साजिश के तहत हर 15 दिन में एक नया एजेंडा ये लोग लेके आते हैं और असल मुद्दे पे बात नहीं होती है। सर, आप एक लास्ट सवाल ये नॉर्थ ईस्ट वाले मुद्दे पर जो पूछना चाहूंगी कि जो आपने कहा कि एक कानून का डर होना चाहिए और वो राजनीतिक जो है मानसिकता होनी चाहिए कि हम इस तरह का कोई गलत हरकत हो तो उसको हम कानूनी सजा उसमें दी जाएगी। सामाजिक रूप से और एक सांसद होने के नाते क्या कुछ और किया जा सकता है? आपको लगता है कि एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन इन स्टूडेंट्स के साथ, वर्किंग विमेन के साथ मुलाकात करे रेगुलरली? बिल्कुल मुलाकात करें। मैंने कल अपने होम अफेयर्स कमेटी की मीटिंग में सुझाव दिया और वो एक योजना सरकार की बता रहे थे कि दूसरे स्टेट्स के बच्चों को हम नॉर्थ ईस्ट में लेके जाते हैं और उनकी विजिट कराते हैं। वहाँ पे 2 हफ्ते करीब वो बच्चे रहते हैं और वहाँ की संस्कृति सभ्यता के बारे में उनको बताया जाता है। तो मेरा ये कहना है, मैंने कल ये सुझाव रखा कि नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को भी लेके जाइए आप अलग अलग स्टेट्स के अंदर। उन बच्चों के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनकी सोच के बारे में, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता के बारे में लोगों को बताइए।
तब जो एक दूरी है वो खत्म होगी। देखिए ये कोई पहली घटना नहीं है। त्रिपुरा के स्टूडेंट के साथ क्या हुआ, जिस तरीके से उसको पीट पीट के उत्तराखंड में मार दिया गया, एंजल को। तो मुझे लगता है कि मनसा होनी चाहिए सरकार की, वो मनसा नहीं दिखती। और जब आप नफरत के बीज बोते हैं तो उससे पूरा समाज प्रभावित होता है। हाँ, ये बात जरूर है कि ऐसे समय में बहुत सारे ऐसे लोग निकल कर आ रहे हैं जो इन घटनाओं को रोकने का भी काम कर रहे हैं। जैसे दीपक कुमार का मामला हुआ, उस पर आपसे पूछना चाह रही थी, तो जिनसे आपने कल मुलाकात की मैंने, तो उसने पूरी बात बताई कि भाई 40 साल से एक व्यक्ति बाबा रेडीमेड के नाम से अपनी दुकान चला रहा है, वो मुसलमान है। तो आप आए, आपने हल्ला गुल्ला करके कि भाई ये बाबा रेडीमेड बदलो। कौन होते हैं भाई आप? बाबा दादा मुसलमानों में भी कहते हैं। अब मतलब अच्छा, दूसरी चीज, फिर जो आदमी रोक रहा है उससे आप पूरी दुश्मनी निभाने पे लग गए कि दीपक कुमार का सर काट के जो लाएगा उसको हम इतना इनाम देंगे। ये सब बढ़ावा कहां से मिलता है? सैकड़ों लोग उनके जिम में पहुंच गए, वहां तोड़फोड़ कर रहे हैं, वहां महिलाएं जिम कर रही थी, अब उनके जिम में लोगों ने आना बंद कर दिया। ये कहां से ताकत मिल रही है ऐसे तत्वों को? आप बताइए। एक उनके दोस्त जिन्होंने उनका समर्थन किया, उन पर भी ब्लैक इंक वगैरह डाल दिया था। विजय रावत, उनको भी टारगेट किया गया। तो मुझे लगता है कि ये तो सरकार के संरक्षण में गुंडागर्दी चल रही है ना। अच्छा, इन जो लोग ये नारा लगाते हैं जिस हिंदू का खून न खौला, जब 1 लाख सरकारी स्कूल इस देश में बंद हुआ, उसमें हिंदू का खून क्यों नहीं खौलता भाई? जब अस्पतालों में मोमबत्ती में ऑपरेशन होता है, या बेरोजगारी बढ़ रही है, या आपने भारत की सीमा की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, अग्निवीर जैसी योजना 4 साल की लाके, तब इन हिंदुओं का क्यों नहीं खून खौलता? हम भी हिंदू हैं, हमारा तो खून खौलता है इन बातों को सुन के। महंगाई देश में जब बढ़ती है, रुपया जब हमारा गिरता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब हमारी छवि, हमारी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई जाती है, जब अमेरिका से भारत के लोगों को हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां बांध के भेजा जाता है, तब इन हिंदू का खून नहीं खौलता है। तो इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित, संरक्षित, प्रायोजित संगठन है जिसका नाम है आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद। ये हिंदुओं के लिए वहीं बोलेंगे जहां पर कि बीजेपी को फायदा होता। तो ये चीज ठीक नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि दीपक कुमार जैसे लोग निकल के आए। इनका एक बीजेपी का पूर्व सांसद, शायद आपने वो वीडियो देखी होगी, मुसलमान महिलाओं से कंबल छीन ले रहा है। हाँ। ये हिंदू धर्म है। हमने उस पर वीडियो भी किया था। ये हिंदू धर्म है, ये हिंदू धर्म है। मुस्लिम महिलाओं से कंबल छीन रहा है। तो बड़ी अच्छी बात है कि वहां फिर बहुत सारे दूसरे संगठनों के लोग गए, उन्होंने कंबल दिया। तो अब अभी जैसे बहुत अच्छी घटना एक हुई लखनऊ में, वहां पे हिंदू लड़कों ने, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने, हिंदू छात्रों ने वो खड़े होकर नमाज पढ़वाई, मुस्लिम जो छात्र थे उनकी। तो ये बात थोड़े अब लोगों को धीरे धीरे मुझे लगता है कि समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ अपने गुनाहों को छिपाने के लिए नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। संजय जी ने बहुत सारी बातें की। देखिए, सुखबीर सिंह जौनापुरिया का जो मामला है राजस्थान के टोंक का, उस पर हमने व्लॉग किया, जिसमें देखने को मिला कि जिस औरत को उन्होंने कंबल देने से इनकार कर दिया था उनकी धर्म की वजह से, बाद में लोगों ने उनको ब्रांडेड कंबल दिए और ये औरत जाकर दूसरों को कंबल बांट करके आती हैं। इन्होंने लखनऊ के बारादारी मस्जिद वाले मसले का भी जिक्र किया है। उस मसले में भी हमने देखा कि वापस से पहला दिन जो हिंदू छात्र हैं वो ह्यूमन चेन बनाकर नमाज अलाउ करते हैं, लेकिन बाद में इन नमाजी छात्रों पर मामला दर्ज कर दिया जाता है और बजरंग दल के छात्र दूसरे दिन पहुंच जाते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, गंगा जल छिड़क कर आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ये स्ट्रक्चर एएसआई के तहत नहीं है, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के अधीन है और ये कोलैप्स होने वाला था वर्षों से, तभी हम उसको रीडेवलप करना चाह रहे हैं। वर्षों से वहां पे वो छात्र मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, आज से नहीं, वर्षों से। ये कोई पहला साल तो है नहीं। तो अच्छा, दूसरी चीज, ये बजरंग दल के लोग या विश्व हिंदू परिषद के लोग या जो भी हिंदू तथाकथित हिंदू संगठन के लोग हैं, पहली बात तो इनको किसने लाइसेंस दे दिया कि ये हिंदू धर्म के ठेकेदार बन जाए? आप जाके चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ते हो, मस्जिद के सामने रामचरितमानस पढ़ते हो, ये कहीं लिखा हुआ है हिंदू धर्म में? आपको बजरंगबली जी ने कहा है जाके चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ो? आपको भगवान श्री राम ने कहा है मस्जिद के सामने रामचरितमानस का आप पाठ करिए, जय श्री राम करिए? अरे भाई, जय श्री राम करना है, राम जी के मंदिर में जाइए, खूब जोर जोर से जय श्री राम करिए। हम लोग भी जाते हैं मंदिरों में,
बजरंगबली के मंदिर में जाइए, हनुमान चालीसा खूब जोर जोर से पाठ करिए। तो आप सिर्फ इसका मकसद क्या है? नफरत फैलाना। और इसमें कौन खड़ा है उनके साथ? सरकार खड़ी है। वरना किसी की हिम्मत है कि आप चर्च में जाके मारपीट और इतना ही नहीं, मैंने तो पार्लियामेंट में भी इस घटना का जिक्र किया था। आप घृणित, घटियापन और घिनौनी मानसिकता की पराकाष्ठा ये देखिए कि इनकी एक महिला अध्यक्ष हैं भार्गव जी, वो जबलपुर में एक चर्च के अंदर जाती हैं और वहां एक दिव्यांग महिला जिसकी आंखों की रोशनी नहीं है, उसके साथ छोटी सी बच्ची थी, उसके साथ हाथापाई करते हुए कहती हैं चर्च के अंदर कि तू इससे यहां धंधा कराने लाती है। ये हिंदुस्तान बना रहे हैं आप, इससे आप विश्वगुरु बनेंगे। आप चर्चों पे हमला करके महामानव बन जाएंगे पूरी दुनिया में। दुनिया के तमाम देशों में जो भारतीय रहते हैं उनको कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। जो ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, जो यूएस में, यूके में, डेनमार्क में जो लोग रहते हैं, आज उनको कितनी मुसीबतों का सामना इन घटनाओं की वजह से करना पड़ता है। कभी सरकार ने इसकी समीक्षा की? दुनिया के तमाम मुल्कों में जो लोग रहते हैं, आज उनके खिलाफ वहां स्थानीय लोगों का आंदोलन चल रहा है। दीपावली पर यूएस में पहली बार गालियां पड़ी हैं वहां रहने वाले हमारे हिंदू भाइयों को। इस बात को मोदी जी को समझना चाहिए। ये जो तुम नफरत फैलाने का काम यहां पे करते हो, इसका नुकसान पूरे दुनिया में होता है। भारतीयों का अपमान होता है। और आप सिर्फ अपनी नौटंकी के लिए ये सब करते हैं, क्योंकि यहां के मुसलमानों को तो आप कपड़ा देख के पहचान जाते हैं, लेकिन कतर में जो बिल्कुल कपड़ा दिखता रहता है उनका कि हाँ ये मुसलमान ही है, उनको तो आप जोर जोर से गले लगाते हो। यहां तो कोई मुसलमान आपको मिल जाएगा जो बिना दाढ़ी रखे हुए कोट टाई पैंट, तो उसको लेकिन कपड़े से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पहचान लेते हैं। लेकिन कतर की मस्जिद में जाते हैं तो सिखों को एकदम जोर जोर से गले लगते हैं। उनको वहां की मस्जिद से दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां पे धंधा चल रहा है भाजपाइयों का, वहां धंधा चल रहा है, भतीजे का धंधा चल रहा है, वहां इनके बेटों का रोजगार चल रहा है, तो वहां प्रॉब्लम नहीं है इनको। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में मोदी जी जाएंगे तो इनसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष इंसान पूरी धरती पर कोई नहीं है। वहाँ मस्जिद में जाएंगे, वहाँ अरबी भी बोलेंगे, वहाँ टोपी भी पहनेंगे, वहाँ जो है गले भी लगाएंगे सिखों को। वहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान को गुजरात भी बुलाएंगे, उसको कहेंगे माई यंगर ब्रदर, तो इनका छोटा भाई भी बन जाएगा। यहाँ नफरत फैलानी है। तो इस देश के लोगों को समझना होगा ना, क्यों ऐसे गड्ढे में गिर रहे हो? क्या फायदा मिल रहा है तुमको? नौकरी दे रहे हैं क्या मोदी जी? महंगाई कम कर रहे हैं क्या? रुपया मजबूत कर रहे हैं क्या? स्कूल अस्पताल बनवा रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। और वो जान गए कि इन सब चीजों से मतलब नहीं है, उलझाए रहो लोगों को, लगाए रहो सबको। अभी एक बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं ये लोग, मैं कह रहा हूं बीजेपी वाले बनवा रहे हैं इसको, कलकत्ता मिदनापुर में। ये बीजेपी प्रायोजित पूरा कार्यक्रम है। कब तक चलेगा? 6 महीने चलेगा, जब तक चुनाव नहीं हो जाता। रोज पूछा जाएगा भाई हुमायूं कबीर के बारे में आपको क्या कहना है। इधर से भाजपाई तगड़े होके कहेगा एक भी ईंट रख दी तो खून बहा दूंगा, उधर से वो चिल्लाएगा, इधर से ये चीखेगा, ये चलेगा। तो ये ड्रामा और नौटंकी देश के लोगों को समझ। आप कह रहे हैं ये तृणमूल कांग्रेस के साथ सेटिंग है बीजेपी की? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सेटिंग है हुमायूं कबीर के साथ। वो शुभेंदु अधिकारी का आदमी है हुमायूं कबीर, वो बीजेपी का आदमी है। ये बाबरी मस्जिद जो वहां बनाने की घटना हो रही है, इसमें पूरा खेल भारतीय जनता पार्टी का है। आप देखिए कोई नेता बयान देता है, सिर्फ बीजेपी वाले आगे आके वहां से योगी जी बोलेंगे, फिर मोदी जी बोलेंगे, वो कहेंगे हमारा 56 इंच का सीना है, बाबरी मस्जिद पे अभी एक भी ईंट नहीं रखने देंगे, फिर उधर से ललकारेगा, चलेगा 6 महीने। लेकिन जो बेवकूफ बनते हैं इनके चक्करों में पड़ के, समझना उन लोगों को पड़ेगा, क्योंकि नुकसान उनके बच्चों का है, इनका थोड़ी कोई नुकसान। ये तो अपना ललकार के दंगा करा के निकल लिए। और ऐसे मुसलमानों को भी समझना पड़ेगा। मैंने देखा लाखों लोग वहां ईंट लेके पहुंच रहे हैं। इससे क्या मिल जाएगा भाई? आपको क्या हासिल हो जाएगा? आप एक ऐसे आदमी के साथ खड़े हो जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित व्यक्ति है, उसके साथ आप खड़े हो गए हो। इसका लाभ किसको मिलेगा? बीजेपी को मिलेगा। कल को जब बीजेपी आ जाएगी, वो वही काम करेगी जो उत्तर प्रदेश में कर रही है, जो बिहार में कर रही है, जो दिल्ली में हो रहा है, वही बंगाल में भी शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो नफरत की राजनीति को रोकने के लिए इस देश के लोगों को
और ख़ास तौर से नौजवानों को पूरी समझदारी के साथ आगे आना पड़ेगा। सर, 2 सवालों पर मैं आपसे लास्ट रिएक्शन लूंगी। एक, जो इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट हुए उसको लेकर बहुत लोगों की रिएक्शंस आई कि ये देश को आप, ब्रांड इंडिया को आप बदनाम कर रहे हैं, छीछालेदर कर रहे हैं, और उसके बाद उनके चीफ को अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस कह रही है वहाँ राइट जैसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही थी। देखिए, ब्रांड इंडिया को किसने खराब किया? ब्रांड इंडिया को खराब किया मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, अपनी मूर्खताओं से। उनके मंत्री ने गलगोटिया 5 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके तमाम न्यूज़पेपर्स के अंदर विज्ञापन छपवाता है। बात तो वहां से शुरू कीजिए ना आप। उस विज्ञापन में क्या छपवाता है? वही रोबोडॉग कि उसने बनवाया। उसको रोकता नहीं कोई। आप एक इंटरनेशनल एआई समिट कर रहे हैं, उसमें वही रोबोडॉग जो चीन का है वो लेके आता है और अपना बताने का दावा करता है। आपके पास कोई मशीनरी नहीं है चेक करने की इन चीजों को। आपने पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा गिराई, आपने मजाक बनाया, उसका हंसी का पात्र बनाया। तुम्हारा कोई इन्वेंशन नहीं, कोई आविष्कार नहीं, कोई नई चीज तुम करके दिखाना नहीं चाहते हो। लेकिन बहुत से लोग, हर चीज में जो लोगों का कहना है कि आपने एक अंतर्राष्ट्रीय एग्जीबिशन को क्यों चुना? आप बाहर भी कर सकते थे प्रोटेस्ट, और आप शर्टलेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वो सही था? थोड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपोजिशन की भी होती है, जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है। एकदम आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं, लेकिन कम से कम ये बात कहने का हक भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, जो आतंकवादी हमले के वक्त 26/11 में खड़े होकर मोदी जी ललकार रहे थे वहां से। जब देश के ऊपर संकट था, उस समय नफरत की अपने एजेंडे को पहुंचाने के लिए ये चले गए थे वहां मुंबई। तो इन्होंने कौन सा मौका ऐसा छोड़ा है देश को अपमानित करने का? टू रॉन्ग्स मेक अ राइट। भाई, दक्षिण कोरिया में जब ये गए तो वहां कहे कि 14 से पहले जो लोग भारत में पैदा होते थे वो कहते थे अरे यार कहां पैदा हो गए, चलो छोड़ कर निकलो यहां से। वो वीडियो देखा है ना आपने? भारत का कोई प्रधानमंत्री विदेश की धरती पे जाके और भारत के बारे में ये कह रहा है कि भारत में जो लोग पैदा होते थे 2014 के पहले, वो अपने आप को बहुत बड़ा दुर्भाग्यशाली मानते थे कि हम किस धरती पे पैदा हो गए। स्मिता जी, ये बात कहने की इजाज़त किसी दूसरे नेता को नहीं है हिंदुस्तान में, सिर्फ मोदी को इजाज़त है। वो आपको गाली दें, वो भारत माता को अपमानित करें, वो हिंदू धर्म के बारे में भी कुछ भी बोल सकते हैं। इन्हीं का तो बयान है कि देवालय से ज़्यादा शौचालय जरूरी है कि नहीं है? बताइए आप। देवालय से ज़्यादा शौचालय जरूरी है, ये किसका बयान है? मोदी का बयान है। किसी एक हिंदूवादी संगठन ने इनके खिलाफ बोला हो? बताइए आप। तो इसलिए वो बातें इनका करना ठीक नहीं। हाँ, मेरा भी ये मानना है कि प्रोटेस्ट आप दूसरे ढंग से कर सकते थे। वहां पे इस तरह से प्रोटेस्ट करके आपने बीजेपी को बचने का मौका दे दिया। बीजेपी जो खुद फंसी हुई थी उसको आपने बचने का मौका दे दिया। क्या चर्चा हो रही थी उसके पहले? अभी आप भी यही सवाल पूछ रहे हैं, वरना आप पूछती गलगोटिया ने जो अपमानित कराया, भारत की बेइज्जती कराई, जो मोदी ने बेइज्जती कराई, जिस तरह से आप वहां पे 2-2 बार अपना चेहरा चमकाने के लिए पहुंच जाते हैं, सबको निकाल के बाहर किया जाता है। धनंजय यादव जो एक कंपनी के सीईओ हैं, उनके सामान की चोरी हो जाती है। मुद्दा तो ये चल रहा था, लेकिन इस प्रदर्शन से वो सारा कुछ विषय बदल गया। अब चर्चा हो रही है कि साहब कांग्रेस का प्रोटेस्ट ऐसा हो गया। धनंजय यादव नियोसेपियन के जो सीईओ हैं, उनसे हमने बातचीत की थी, वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। लखनऊ प्रयागराज में जो इस वक्त राजनीति हो रही है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप सक्रिय हैं, वहाँ लगातार आप कैंपेन कर रहे हैं। 2027 में चुनाव होने हैं। शंकराचार्य जी को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, आप वहाँ गए थे उनके समर्थन में। मौनी अमावस्या के बाद जो पूरा मामला हुआ, उनको शाही स्नान से रोका गया और अब उन पर पॉक्सो के तहत बहुत गंभीर मामले दर्ज किए गए। देखिए, उनके खिलाफ मामले बनाए जा रहे हैं और इसका खुलासा खुद एक व्यक्ति ने आके कैमरे पे किया है कि किस तरह से उसकी बच्ची के यौन शोषण का मामला शंकराचार्य पे लिखवाने के लिए उससे बातचीत की जा रही थी। ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? इसीलिए मैं बीजेपी के बारे में कहता हूं, ये लोग किसी के भी सगे नहीं है। कोई हिंदू से मतलब नहीं है इनको, ये किसी के सगे नहीं है।
ये शंकराचार्य को टारगेट कर सकते हैं, उन पे लाठियां चलवा सकते हैं, उनको जेल में भेज सकते हैं, उनके बटुकों की, उनके शिष्यों की, ब्राह्मण बच्चों की उनका चोटी पकड़ पकड़ के पिटवा सकते हैं, मरवा सकते हैं। ये किसी के सगे नहीं है। अभी जो शंकराचार्य जी के साथ साजिश हो रही है वो इतनी खतरनाक है कि सोच के भी डर लगता है कि यार कितने खतरनाक लोग हैं, तो किसी के सगे नहीं। तो ये आरोपों में आपको नहीं लगता कि कोई दम है, ये प्रायोजित साजिश ही है? जब आ गए लोग कैमरे पे खुद से बोल रहे हैं तो आपको सब पता चल ही जाएगा। इसमें तो परत दर परत बहुत सारी चीजें निकल के सामने आ रही हैं। तो ये योगी जी अकेले करवा रहे हैं या केंद्र से हैं उन पर ये दबाव? ये देखिए क्या हो रहा है ये देखिए मसला? हम तो इसको भारतीय जनता पार्टी की सोच के तहत देखते हैं और सब इसमें मिले हुए हैं। इसमें किसी को आप अलग मत कीजिए। नफरत की फैक्ट्री के सबसे अगुआ मालिक कौन? नरेंद्र मोदी। नंबर 2 पे कौन? अमित शाह। नंबर 3 पे कौन? योगी आदित्यनाथ। नंबर 4, 5, 6 पे उसमें फिर गिरिराज सिंह से लेके तमाम लोग आ जाते हैं। भागवत जी नागपुर में उधर बैठे हुए, वो सीधे तौर पे बीजेपी के नहीं हैं, लेकिन ये एक नफरत की फैक्ट्री इस देश में संचालित कर रहे हैं। कोई उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर है, कोई भागवत जी आपको नहीं CEO लगता है बदले हैं ओवर द टाइम? वो जिस तरीके से आउटरीच करते हैं, कभी सेलिब्रिटीज से मिल रहे हैं, कभी मुसलमानों से भी मिल रहे हैं, अल्पसंख्यकों से भी मिल रहे हैं। आप इनको फिर तो, आप तो इतनी सीनियर पत्रकार हैं, आप इन लोगों को जानती नहीं हैं। इनके कितने तरह के चेहरे हैं उसको पहचानना पड़ेगा। आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं, कभी मुसलमानों के पक्ष में बोलेंगे, कभी मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, कभी कहेंगे हिंदुओं को 10 बच्चे पैदा करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा गहराई से समझना होगा। ये कोई भी ऐसा मौका नहीं गंवाते हैं जिसमें कि देश में नफरत फैलाने के काम में वो मौका आए। तो मुझे लगता है कि आरएसएस और बीजेपी को जो लोग जानते हैं वो समझते हैं इन बातों को कि किस वजह से कब क्या बोला जा रहा है। आखिरी सवाल, हमें पता चला कि भारत सूरीनाम एक फ्रेंडशिप ग्रुप के आपको उस लीड करने का आपको उसमें दायित्व भी दिया गया है। स्मिता जी देखिए, ये सरकार कितनी, अब क्या कहें, क्या बोल सकता हूँ मैं। उन्होंने मुझे प्रेसिडेंट बनाया भारत सूरीनाम फ्रेंडशिप ग्रुप की, जो पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप है उसका मुझे प्रेसिडेंट बनाया। अब मैं इसका धन्यवाद भी नहीं दे सकता इस सरकार को। सरकार नहीं बनाया आपको? सरकार ने बनाया, ठीक है, पार्लियामेंट ने बनाया। उसके जो इन्होंने ही मेरा पासपोर्ट जब्त करके रखा हुआ है और मुझे प्रेसिडेंट बना दिया है। तो ये जानते हैं कि इस आदमी का तो पासपोर्ट जब्त है, तो चलो इसको प्रेसिडेंट बना दो, सूरीनाम इंडो सूरीनाम फ्रेंडशिप ग्रुप का इसको प्रेसिडेंट बना दो। बाद में ये नहीं जाएगा तो इसको बदनाम करेंगे कि देखिए देश का पक्ष रखने के लिए नहीं गए। अरे भैया, तुम्ही ने तो मेरा पासपोर्ट जब्त करके रखा हुआ है। तो पासपोर्ट लौटाने का प्रावधान नहीं है कानून के तहत में? दिलवा दीजिए, उनको कहिए, रिज्जू जी से या गृह मंत्री जी से कहिए कि एक चिट्ठी ईडी से दिलवा के मेरा पासपोर्ट दिलवा दें, तब तो मैं सूरीनाम जाके भारत का पक्ष रख पाऊंगा। आपने ये बात कही उनको? मैं क्यों कहूँगा? उनको मालूम है ना, वो तो मेरे साथ खेल रहे हैं, वो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। वो जानते हुए कि इनका पासपोर्ट मैंने जब्त कर रखा है, उन्होंने एक फ्रेंडशिप ग्रुप का मुझे प्रेसिडेंट बना दिया, अखबारों में भी छप गया, हमारे लोगों के धन्यवाद, बधाई, ये सब भी आने लगे। लेकिन वो जानते हैं इस आदमी को तो जाना है नहीं, इसके तो मैं पासपोर्ट पहले से ही जब्त करके रखा है। पर ऐसे मामले तो है ना जहां नेताओं के खिलाफ भले ही मामले हो लेकिन पासपोर्ट दे दिया जाता है विद कंडीशन वो बाहर जा पाते तो हैं। उनसे कह दीजिए कि गृह मंत्री जी ईडी से एक एप्लीकेशन दिलवा के मेरा पासपोर्ट दिलवा दें। तो ये उसका कोई मतलब नहीं है, ये तो ऐसे ही इन्होंने अच्छा बेवकूफ़ बनाने के लिए दे दिया। चलिए, हमने कहा बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और नॉर्थ ईस्ट से लेकर इस वक्त देश में जो कुछ हो रहा है, और उस पर संजय जी हमेशा की तरह बिल्कुल नॉट मिन्सिंग हिज वर्ड्स जैसा हम कहते हैं, बिल्कुल साफगोई से अपनी बातों को रखते हुए, और उम्मीद करते हैं कि चलिए अगर प्रेसिडेंट बनाया है आपको तो पासपोर्ट भी देने का जो है काम करें, वो नहीं होना है, ताकि आप सही में सूरीनाम के साथ दोस्ती को, सूरीनाम में जहाँ बहुत इंडियन डायस्पोरा है, भारतीय मूल के लोग मेरी हैं। भी इच्छा है कि मैं जाऊं और वहाँ उनकी जो फ्रेंडशिप का जो मकसद है उसको आगे बढ़ाऊं, लेकिन वो जानबूझ के उन्होंने किया। उनको पता है कि इसका पासपोर्ट तो जब्त करके मैंने रखा हुआ है, इसको चलो नाम के लिए प्रेसिडेंट बना दो, फिर बाद में कुछ बदनाम करेंगे। लेकिन मैंने इसीलिए आज ही
आपके ही कार्यक्रम में मैंने ये क्लियर कर दिया कि भैया ये सिर्फ और सिर्फ मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए उन्होंने और ये घोषणा की। उनको मालूम, उन्होंने मेरा पासपोर्ट जब्त करके रखा हुआ है। मतलब क्या ही बोले अब उसमें। चलिए आप खुद ही सोच लीजिए कि क्या इसके मायने निकाले जाएं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट मेरे सहयोगी सार्थक टंडन के साथ। नमस्कार, आदाब।